अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए, कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए और इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की कहानी जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। और अगर कहानी आपको दिलचस्प लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार जो कहानी मैं सुनाऊं वो इससे भी ज्यादा डरावनी हो। सालों पहले शहर से बहुत दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। दिन के समय भी उस हवेली के आसपास जाने से लोग बचते थे और रात होते ही उस रास्ते पर सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे पूरा जंगल किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। हवेली के चारों तरफ इतना घना जंगल था कि दोपहर के समय भी जमीन पर सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रहने वाले परिवार की आखिरी लड़की की मौत एक ऐसी रात हुई थी जिसके बाद हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन हवेली बंद होने के बाद भी वहां से रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज आती रही। कई लोगों ने उस आवाज को सुनने का दावा किया था, लेकिन जिसने भी उसके पीछे जाने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। उसी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग आज भी एक बात कहते थे कि अगर रात के 3:13 पर काली हवेली की खिड़की में रोशनी दिखाई दे तो उस रात हवेली के अंदर कोई जाग चुका है और उस रात वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन 24 साल का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। आरव शहर के एक छोटे से न्यूज चैनल के लिए काम करता था और उसे रहस्यमय घटनाओं पर वीडियो बनाने का शौक था। कुछ दिनों पहले उसे काली हवेली के बारे में पता चला। उसने जब इस हवेली के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो उसे पता चला कि पिछले 20 साल में 5 लोग वहां जाने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। आरव को लगा कि आखिरकार उसे ऐसी कहानी मिल गई है जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। उस रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और जंगल की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर आरव अपनी कार चला रहा था। उसने कैमरा ऑन किया और धीमी आवाज में बोला, आज रात मैं उस जगह जा रहा हूं जहां पिछले 20 साल में जाने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। लोग इसे काली हवेली कहते हैं। देखते हैं कि इन कहानियों के पीछे सच क्या है। कैमरा बंद करके आरव ने गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब 10 मिनट बाद अचानक उसकी कार की हेडलाइट के सामने एक आदमी दिखाई दिया। आरव ने जोर से ब्रेक लगाया। कार सड़क पर फिसलते हुए उस आदमी से कुछ ही फीट पहले रुक गई। कुछ पल तक आरव स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा। फिर उसने शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, भाई आपको कहां जाना है? आदमी बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और बारिश उसके काले कपड़ों से पानी की तरह बह रही थी। आरव ने दोबारा पूछा, आपको मदद चाहिए इस बार? उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। फिर उसके मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली, मुझे घर छोड़ दोगे? आरव के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसे अचानक इलाके के एक बुजुर्ग की कही बात याद आ गई। मुझे घर छोड़ दोगे? ये वही शब्द थे जो काली हवेली के बारे में सुनाई देने वाली पुरानी कहानी में बताए गए थे। आरव ने एक पल के लिए सोचा कि गाड़ी लेकर वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ इत्तेफाक है। उसने पीछे का दरवाजा खोल दिया। आदमी चुपचाप कार के अंदर बैठ गया। आरव ने शीशे में देखकर पूछा, कहां जाना है? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद आरव ने फिर पूछा, भाई सुन रहे हो? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आरव ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर कोई नहीं था। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। आदमी वहीं बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा सीट की तरफ झुका हुआ था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, आपने बताया नहीं कहां जाना है? कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज आती रही। फिर पीछे से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, काली हवेली। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बिना कुछ बोले कार आगे बढ़ा दी। करीब 15 मिनट बाद जंगल और भी घना हो गया। मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। तभी कार की हेडलाइट के सामने एक विशाल लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट के ऊपर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, काली हवेली। आरव ने कार रोक दी। उसने पीछे देखा। आदमी अब भी सीट पर बैठा था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप यहां रहते हैं? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ उठाया
और हवेली की ऊपरी मंजिल की तरफ इशारा कर दिया। आरव ने सामने देखा। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में पीली रोशनी जल रही थी। आरव कुछ सेकंड तक उस खिड़की को देखता रहा। फिर उसने अपनी नजर पीछे की सीट पर डाली। आदमी गायब था। कार का दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, लेकिन सीट पर पानी की कुछ बूंदें पड़ी थीं, जैसे कोई बारिश में भीगा हुआ इंसान अभी अभी वहां से उठा हो। आरव ने घबराकर कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बारिश लगातार तेज हो रही थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी गीली मिट्टी पर पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन वो निशान कार से हवेली की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि हवेली से निकलकर कार तक आए थे और कार के ठीक पीछे आकर अचानक खत्म हो गए थे। आरव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी हवेली के अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। आरव वह तुरंत पलटा। ऊपर वाली खिड़की में वही औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और वह बिना पलक झपकाए आरव को देख रही थी। आरव ने कैमरा उठाकर उसकी तरफ किया। उसी पल खिड़की जोर से बंद हो गई और अगले ही सेकंड हवेली के मुख्य दरवाजे के अंदर से एक आवाज आई, अंदर आ जाओ आरव। कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। स्क्रीन पर खिड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन खिड़की में कोई औरत नहीं थी। वहां सिर्फ एक खाली कमरा था और कमरे की दीवार पर किसी ने खून जैसे लाल रंग से एक ही बात लिख रखी थी, तुम बहुत देर से आए हो आरव। आरव के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया, क्योंकि उस वक्त तक उसने अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। आरव कुछ सेकंड तक कैमरे की स्क्रीन को घूरता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे और बारिश अब भी लगातार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कैमरे की स्क्रीन पर लिखा था, तुम बहुत देर से आए हो आरव। आरव ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद किसी ने पहले से उसके बारे में जानकारी जुटा रखी होगी, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। अगर हवेली में कोई पहले से मौजूद था तो उसे कैसे पता था कि आरव आज रात यहां आएगा। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ऐसी ठंडी हवा बाहर आई कि आरव का पूरा शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे हवेली के अंदर बाहर की बारिश से भी ज्यादा ठंड थी। आरव ने कैमरा उठाया और धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अंदर झांक कर देखा। सामने एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ पुरानी तस्वीरें लगी थीं। छत से एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उस धूल पर एक चीज बिल्कुल साफ थी, छोटे छोटे पैरों के निशान, जैसे कोई बच्चा अभी अभी वहां से भागकर अंदर गया हो। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई। पैरों के निशान गलियारे के आखिरी कमरे तक जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो रहे थे। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली का मुख्य दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने तुरंत दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। आरव ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके पीछे किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। आरव का शरीर वहीं जम गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। गलियारा खाली था, लेकिन दूर अंधेरे में एक लाल रंग की छोटी सी गेंद पड़ी थी। आरव ने कैमरा उस तरफ किया। गेंद धीरे धीरे अपने आप उसकी तरफ लुढ़कने लगी। आरव पीछे हटने लगा। गेंद उसके पैरों के पास आकर रुक गई। उसने नीचे देखा। गेंद पर काले रंग से एक नाम लिखा था, मीरा। उसी पल हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि आरव के शरीर में कंपी दौड़ गई। फिर वही आवाज अचानक बंद हो गई और उसके बाद किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरी बेटी को मत छूना। आरव ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन अब गलियारे के आखिर में एक दरवाजा खुला हुआ था, जिस पर धूल में उंगली से लिखा था, मीरा का कमरा। आरव कुछ पल तक उस दरवाजे को देखता रहा। उसका दिमाग कह रहा था कि वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। कमरा बाकी हवेली से बिल्कुल अलग था। वहां एक छोटी सी लकड़ी की मेज थी, एक पुरानी गुड़िया थी, दीवार पर बच्चों की कई तस्वीरें लगी थीं और कमरे के बीच में एक छोटी सी कुर्सी रखी थी। आरव ने कैमरा चारों तरफ घुमाया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब चीज दिखाई दी। कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। आरव ने तुरंत पीछे देखा। कुर्सी खाली थी। उसने फिर स्क्रीन की तरफ देखा। अब कुर्सी भी खाली थी।
आरव ने रिकॉर्डिंग रोक दी। उसने सोचा शायद कैमरे में रोशनी का भ्रम हुआ होगा। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी गुड़िया ने अपना सिर धीरे से घुमा दिया। आरव की सांस अटक गई। गुड़िया अब सीधे उसे देख रही थी। उसकी एक आंख टूटी हुई थी और दूसरी आंख बिल्कुल काली थी। आरव पीछे हटने लगा। तभी गुड़िया के मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली। आरव, वह आवाज किसी बच्चे की थी। आरव के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने हैंडल घुमाया, कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया। तुम्हें सच जानना है ना? आरव ने डरते हुए पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी एक तस्वीर अचानक नीचे गिर गई। आरव ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, एक आदमी, एक औरत और उनके बीच करीब 8 साल की एक बच्ची। वही बच्ची जिसके कमरे में आरव खड़ा था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। आरव ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। मीरा की मौत के बाद हवेली कभी खाली नहीं रही। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसी समय उसकी नजर तस्वीर के नीचे लिखी तारीख पर गई। साल था 1999। लेकिन तस्वीर में सबसे डरावनी चीज तारीख नहीं थी। तस्वीर के पीछे खड़े अंधेरे हिस्से में एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। आरव ने तस्वीर अपने चेहरे के पास लाई, फिर अपने चेहरे को छू कर देखा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। तभी कमरे की बत्ती अचानक जल उठी और सामने दीवार पर लगे आईने में आरव ने देखा कि उसके पीछे एक बच्ची खड़ी है। लाल कपड़े पहने हुए, हाथ में वही लाल गेंद लिए हुए। आरव ने पलट कर देखा, कमरा खाली था। उसने फिर आईने में देखा। बच्ची अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और आईने के अंदर से आरव की तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर उसने अपने होंठ हिलाए और इस बार आवाज साफ सुनाई दी, आपको मेरी मम्मी ने बुलाया है। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसी क्षण कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। कोई दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गया और बाहर से एक औरत की आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। आरव की आंखों में डर उतर आया, क्योंकि उसकी मां की मौत को 7 साल हो चुके थे। आरव दरवाजे के सामने खड़ा था और उसके शरीर का एक एक हिस्सा डर से सुन्न पड़ चुका था। बाहर से फिर वही आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मां को मरे हुए 7 साल हो चुके थे। उसने खुद अपनी आंखों के सामने अपनी मां को आखिरी सांस लेते देखा था। फिर यह आवाज कैसे हो सकती थी? दरवाजे के बाहर कुछ देर तक खामोशी रही। फिर अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक। आरव पीछे हट गया। उसने जवाब नहीं दिया। तभी बाहर से उसकी मां की आवाज फिर आई, बेटा, मुझे यहां बहुत ठंड लग रही है, दरवाजा खोल दो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। वही बोलने का तरीका, वही धीमी आवाज, वही अपनापन। लेकिन उसके दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी। उसकी मां उसे हमेशा बचपन में आरव नहीं बल्कि बेटा कहकर बुलाती थी, और अभी बाहर से आवाज ने पहली बार उसका नाम लिया था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, अगर आप मेरी मां हैं तो मुझे बचपन में किस नाम से बुलाती थीं? बाहर कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और दरवाजा इतनी जोर से हिलने लगा जैसे कोई बाहर से पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ना चाहता हो। आरव पीछे हट गया। उसने कमरे में नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर मेज पर रखी, एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी अपने आप खुली हुई थी। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। आरव ने अगला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, अगर कोई इस कमरे में आए तो उसे कभी आईने में मौजूद बच्ची की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आरव ने आगे पढ़ा, मीरा मर चुकी है, लेकिन वह अकेली नहीं गई। उसके साथ कुछ और भी जाग गया था। आरव की उंगलियां कांपने लगी। उसने अगला पन्ना पलटा। इस बार सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे हवेली बुलाती है, वह वापस तभी जा सकता है जब हवेली उसे जाने दे। आरव ने डायरी बंद कर दी। तभी आईने में खड़ी बच्ची फिर दिखाई दी। वह अब पहले से ज्यादा करीब थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने आईने के अंदर से हाथ उठाया और अपनी उंगली से पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया। आरव ने पीछे देखा। दीवार पर लगी एक तस्वीर टेढ़ी थी। उसने तस्वीर हटाई।
पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और जंजीर पर सूखे हुए खून जैसे काले निशान थे। आरव ने धीरे से जंजीर को छुआ। उसी पल उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, इसे मत खोलना। आरव डरकर पीछे हटा। कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, अगर इसे खोल दिया तो वो बाहर आ जाएगा। आरव ने पूछा, कौन कमरे में? अचानक सन्नाटा छा गया। फिर आईने में बच्ची ने अपना सिर धीरे से नीचे कर लिया और फुसफुसाई, जिसने मेरी मां को मारा था। आरव के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसने डायरी उठाई और तेजी से पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर हवेली के पुराने परिवार की पूरी कहानी लिखी थी। उस परिवार में एक आदमी था जिसका नाम देवेंद्र था। वह हवेली का मालिक था। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था और उनकी बेटी थी मीरा। कहानी के अनुसार देवेंद्र अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक रात मीरा ने हवेली के तहखाने में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। उस रात के बाद मीरा लगातार डरने लगी। वह अपनी मां से कहती थी कि रात में उसके कमरे के नीचे से कोई उसे बुलाता है। उसकी मां उसे समझाती थी कि यह उसका वहम है, लेकिन एक रात मीरा अचानक गायब हो गई। पूरा घर उसे ढूंढता रहा। फिर उसकी आवाज तहखाने से आई, मम्मी मुझे बचा लो। सुजाता दौड़कर तहखाने की तरफ गई, लेकिन देवेंद्र ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वहां मत जाना, लेकिन सुजाता नहीं रुकी। वह तहखाने में गई और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी हवेली को हमेशा के लिए बदल दिया। आरव ने डायरी का अगला पन्ना पलटा। पन्ना खाली था। फिर अगले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 13 जुलाई 1999, और उसके नीचे लिखा था, आज मीरा नहीं मरी, आज कुछ और पैदा हुआ। आरव ने कांपते हाथों से डायरी नीचे रख दी। तभी कमरे के बाहर से उसकी मां की आवाज फिर आई, आरव अब बहुत देर हो चुकी है, दरवाजा खोल दो। आरव ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। अचानक बाहर से आवाज बदल गई। अब वह उसकी मां की आवाज नहीं थी, वह किसी बूढ़े आदमी की भारी आवाज थी। तुम्हें सच देखना है तो तहखाने में आओ। आरव ने कमरे की दीवार पर बने छोटे दरवाजे की तरफ देखा। वह दरवाजा अब धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। जंजीर जमीन पर गिर चुकी थी। अंदर से इतनी ठंडी हवा आई कि कमरे की सारी खिड़कियां कांपने लगीं और अंधेरे के अंदर से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। फिर अचानक किसी ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव ने चीख मार दी। उसने नीचे देखा। वह मीरा थी, लेकिन अब वह आईने के अंदर नहीं थी। वह उसके सामने खड़ी थी। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अगर तुम तहखाने में गए तो वो तुम्हें पहचान लेगा। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? मीरा ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसने कहा, तुम्हारा पिता आरव का शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसने कभी अपने पिता को देखा तक नहीं था, क्योंकि उसकी मां ने हमेशा कहा था कि उसके पिता की मौत उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। लेकिन उसी पल तहखाने से एक भारी आवाज गूंजी, बेटा आरव घर आ जाओ। और पहली बार आरव को समझ आया कि काली हवेली ने उसे यहां किसी कहानी के लिए नहीं बुलाया था। वह उसे उसके उस सच तक लेकर आई थी जिसे उसकी मां ने पूरी जिंदगी उससे छुपा कर रखा था। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह थी कि तहखाने के अंदर से अब किसी इंसान के चलने की आवाज आ रही थी, और वह आवाज धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रही थी। तहखाने के अंदर से आती कदमों की आवाज धीरे धीरे और करीब आने लगी। ठक 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 आरव की नजर अंधेरे में जमी हुई थी। मीरा अभी भी उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। आरव ने घबराकर पूछा, तुमने मेरे पिता का नाम कैसे लिया? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ तहखाने के अंधेरे को देखती रही। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव ने पूछा, कितने सालों से? मीरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पैदा होने से भी पहले से अचानक तहखाने के अंदर से एक भारी आवाज आई, आरव नीचे आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आरव ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके कानों से नहीं बल्कि उसके सिर के अंदर से आ रही थी। उसने आंखें बंद की तो उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक पुराना कमरा, फर्श पर खून, एक छोटी बच्ची रो रही थी और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी के हाथ में लोहे की चेन थी। आरव ने आंखें खोल दी। वह जोर जोर से सांस लेने लगा। मीरा ने कहा, तुमने देख लिया? आरव ने पूछा, क्या? मीरा ने कहा, उस रात क्या हुआ था? आरव ने कांपती आवाज में पूछा,
मुझे सब बताओ। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, मेरी मां को लगता था कि मेरे पिता मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन असली बात यह थी कि वो मुझे मारना नहीं चाहते थे। वो मेरे अंदर मौजूद किसी चीज को मारना चाहते थे। आरव समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मेरे अंदर? मीरा ने सिर हिलाया। उसने कहा, जिस रात मैं तहखाने में गई थी, उस रात मैंने एक ऐसी चीज देखी थी जो इंसानों की दुनिया की नहीं थी। वो चीज मेरे पिता के साथ थी, और जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा था कि एक दिन उसका अगला घर तुम्हारा बेटा बनेगा। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पीछे हटते हुए पूछा, मेरा बेटा? मीरा ने कहा, नहीं। तुम आरव की सांस रुक गई। मीरा ने आगे कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मां से एक समझौता किया था। आरव ने तुरंत पूछा, कैसा समझौता? मीरा ने कहा, तुम्हारी मां को तुम्हें इस हवेली से दूर ले जाना था, और बदले में हर साल तुम्हारे पिता को किसी एक इंसान की जरूरत होती थी। आरव ने डरते हुए पूछा, किस लिए? मीरा ने तहखाने की तरफ देखा। वह तुम्हें जिंदा रखने के लिए। आरव कुछ समझ नहीं पाया। तभी पीछे कमरे में रखा आईना जोर से टूट गया। कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर फैल गए, और टूटे हुए आईने के अंदर से एक काली परछाई बाहर निकलने लगी। मीरा ने आरव का हाथ खींचा। भागो! दोनों कमरे से बाहर भागे। गलियारे में आते ही सारे दरवाजे एक साथ बंद होने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आरव पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन रास्ता अचानक बदल गया। जिस गलियारे से वह आया था, वहां अब एक लंबी सीढ़ी थी। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। आरव रुक गया। उसने कहा, यह रास्ता पहले यहां नहीं था। मीरा ने कहा, हवेली तुम्हें रास्ता दिखा रही है। आरव ने पूछा, कहां? मीरा ने जवाब दिया, जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। आरव ने सीढ़ियों की तरफ देखा। नीचे पूरा अंधेरा था। फिर नीचे से उसकी मां की आवाज आई, आरव नीचे मत आना बेटा, भाग जाओ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, अगर तुम सच में हो तो मुझे जवाब दो। नीचे से आवाज आई, मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला था। आरव सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पूछा, मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? कुछ देर तक खामोशी रही। फिर नीचे से आवाज आई, वो मरे नहीं थे। आरव ने सिर उठाया। तभी सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी लाल रोशनी दिखाई दी, और उस रोशनी में एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। उसके बाल सफेद थे, चेहरा बूढ़ा था, लेकिन आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी आरव ने अपनी पुरानी तस्वीरों में अपनी आंखों की देखी थीं। आदमी ने ऊपर देखते हुए कहा, बेटा, तुम आखिर आ ही गए। आरव वहीं जम गया। मीरा उसके पीछे छिप गई। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदमी मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम्हारी मां ने तुम्हारे पिता की कब्र में दफना दिया था। आरव ने कहा, मेरे पिता? आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोला, मैं तुम्हारा पिता हूं। और तभी उसके पीछे अंधेरे में एक और चेहरा दिखाई दिया। वही चेहरा जिसे आरव ने हवेली की पुरानी तस्वीर में देखा था, लेकिन इस बार वह चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा था, और वह मुस्कुराते हुए आरव को देख रहा था। आरव पीछे हटने लगा। उसके पिता ने कहा, डरो मत, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक तुम मेरी बात मानोगे। आरव ने पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। उसने बहुत गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि आज रात तुम्हारी उम्र पूरी हो गई है। आरव ने पूछा, किस उम्र की? उस आदमी ने जवाब दिया, 25 साल। और तभी हवेली की सारी घड़ियां एक साथ बजने लगी। 3:13। मीरा चीखते हुए बोली, नहीं, आज नहीं, आज इसे मत देना। आरव ने घबराकर पूछा। किसे? मीरा ने उसकी तरफ देखा, और उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसने कहा, वो तुम्हें लेने आया है। आरव ने पीछे देखा। सीढ़ियों के ऊपर वही काली परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में लाल गेंद नहीं थी। उसके हाथ में आरव की बचपन की एक तस्वीर थी, और तस्वीर के पीछे लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। आरव की नजर उस तस्वीर पर जमी हुई थी। तस्वीर में वह खुद था, बहुत छोटा, शायद 4 या 5 साल का। उसके पीछे उसकी मां खड़ी थी, लेकिन तस्वीर के सबसे पीछे एक काली परछाई थी जो बिल्कुल उसके कंधे के ऊपर खड़ी दिखाई दे रही थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आया और आरव के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, क्योंकि जिस दिन यह तस्वीर ली गई थी
उसी दिन तुम्हारी किस्मत तय हो गई थी। आरव ने गुस्से में पूछा, किसने तय की थी? उसके पिता ने तहखाने के अंधेरे की तरफ देखा और कहा, मैंने नहीं, उसने। आरव ने पूछा, वो कौन है? लेकिन उसके पिता जवाब देने से पहले ही अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उनकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गईं और उनके मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, तुम बहुत देर से आए हो। आरव पीछे हट गया। मीरा चिल्लाई, आरव भागो। लेकिन तभी तहखाने की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की पतली सी किरण आगे बढ़ी, लेकिन वहां उसका पिता नहीं था। जहां कुछ सेकंड पहले वह जमीन पर पड़ा था, वहां सिर्फ काले रंग का एक निशान बना हुआ था और उस निशान के बीच एक शब्द लिखा था। वारिस आरव ने घबराकर मीरा की तरफ देखा। उसने पूछा, वारिस का मतलब क्या है? मीरा ने कहा, अब उसे पता चल गया है कि तुम आ चुके हो। आरव ने पूछा, किसे पता चल गया? मीरा ने जवाब नहीं दिया। वह अचानक दीवार के पास गई और वहां लगे एक पुराने लोहे के दरवाजे को खोलने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे कहां ले जा रही हो? मीरा ने कहा, उस कमरे में जहां तुम्हारी मां ने तुम्हें छुपाया था। आरव ने हैरानी से पूछा, मेरी मां मुझे यहां लाई थी? मीरा ने सिर हिलाया। बहुत साल पहले जब तुम सिर्फ कुछ महीने के थे, तुम्हारी मां तुम्हें लेकर इसी हवेली में आई थी। आरव के चेहरे पर अविश्वास था। उसकी मां ने हमेशा कहा था कि उसने उसे इस हवेली से दूर रखा था, लेकिन मीरा कह रही थी कि वह खुद उसे यहां लेकर आई थी। दोनों लोहे के दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर एक बहुत छोटा कमरा था। कमरे की दीवारों पर पुराने मंत्र जैसे निशान बने थे। एक कोने में लकड़ी का छोटा पालना रखा था और उसके ऊपर एक पुराना कपड़ा पड़ा था। आरव ने धीरे से कपड़ा हटाया। पालने के अंदर एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी रखी थी। उसने डिब्बी खोली। अंदर एक पुरानी चांदी की चेन थी और उसके साथ उसकी मां की लिखी हुई एक चिट्ठी। आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर कभी आरव इस हवेली में वापस आए तो उसे यह मत बताना कि उसका पिता कौन है, क्योंकि अगर उसे सच पता चला तो वो उसे पहचान लेगा। आरव की आंखें चिट्ठी पर जम गई। नीचे आखिरी लाइन लिखी थी, आरव को बचाने का एक ही रास्ता है, उसे कभी 3:13 पर अकेला मत छोड़ना। आरव ने घड़ी की तरफ देखा। समय था 3:10। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। मीरा ने तुरंत कहा, हमें यहां से निकलना होगा। आरव ने पूछा, लेकिन दरवाजा तो बंद है। मीरा ने कहा, दरवाजा नहीं, रास्ता बंद है। तभी कमरे की दीवार के अंदर से किसी ने धीरे से खरोंचने की आवाज की, कर्र खर्र खर्र। आरव और मीरा दोनों पीछे हट गए। दीवार पर बना एक निशान धीरे धीरे लाल होने लगा। फिर दीवार के अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, आरव मुझे बाहर निकालो। आरव ने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी तरफ मत देखना। आवाज फिर आई, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव का दिल कांप गया। उसने पूछा, यह कौन है? मीरा ने फुसफुसाकर कहा, यह मीरा नहीं है, यह वो है। अचानक दीवार में एक लंबी दरार पड़ गई। दरार के अंदर से 2 काली उंगलियां बाहर आईं, फिर एक पूरा हाथ और उसके बाद एक चेहरा। आरव पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। वह चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही निशान जो आरव की भौं के पास था, लेकिन उस चेहरे की मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, भाई। आरव की सांस रुक गई। उसने मीरा से पूछा, यह क्या है? मीरा ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा दूसरा हिस्सा। आरव कुछ समझ पाता। उससे पहले कमरे की घड़ी ने 3:12 दिखाए। अगला मिनट शुरू होने वाला था। तभी हवेली के हर कमरे से एक साथ फुसफुसाहट आने लगी, आरव, आरव, आरव। फिर वो चेहरा दीवार से बाहर निकलने लगा। उसका आधा शरीर बाहर आ चुका था। मीरा ने आरव को खींचते हुए कहा, अब सिर्फ 1 मिनट है। अगर 3:13 हो गए तो वो पूरी तरह बाहर आ जाएगा। आरव ने पूछा, और अगर बाहर आ गया तो? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर इस हवेली से 2 आरव निकलेंगे, लेकिन उनमें से एक इंसान नहीं होगा। तभी घड़ी ने 3:13 बजा दिए और पूरे कमरे में एक ऐसी चीख गूंजी कि हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो सामने खड़ा चेहरा गायब था। कमरा खाली था। मीरा भी वहां नहीं थी और दीवार पर सिर्फ एक नई लाइन लिखी थी, अब खेल शुरू हुआ है।
आरव कुछ सेकंड तक दीवार पर लिखे उन शब्दों को देखता रहा। अब खेल शुरू हुआ है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। कमरा पूरी तरह खाली था। मीरा गायब थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि दरवाजा अब खुला हुआ था। आरव धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। गलियारे में पहले से ज्यादा अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी कुछ ही कदम आगे जाकर बुझ गई। आरव ने उसे दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। आरव रुक गया। आवाज भी रुक गई। उसने धीरे से पीछे देखा। कोई नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा। आवाज फिर उसके पीछे चलने लगी। इस बार कदमों की आवाज बिल्कुल उसकी चाल के साथ मिल रही थी। आरव ने अचानक दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से भी वही कदम दौड़ने लगे। वह जितना तेज भागता, पीछे वाला उतनी ही तेजी से उसके पीछे आता। आरव ने बिना पीछे देखे गलियारे के आखिरी दरवाजे को खोल दिया और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर पूरी खामोशी थी। आरव कुछ सेकंड तक दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी। तभी कमरे के अंदर से किसी ने कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। आरव जम गया। आवाज बिल्कुल उसकी अपनी थी। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। सामने एक पुराना आईना रखा था। आईने में आरव दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके प्रतिबिंब के पीछे कोई और खड़ा था। आरव ने तुरंत पलटकर देखा। पीछे कोई नहीं था। फिर उसने आईने की तरफ देखा। इस बार उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव खुद बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। प्रतिबिंब ने धीरे से अपना हाथ उठाया और आईने पर उंगली से लिखा, नीचे आओ। आरव ने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? आईने में। उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे अपना चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं, चेहरा बूढ़ा हो गया और फिर वह बिल्कुल उसके पिता जैसा दिखाई देने लगा। उसने कहा, जिस सच की तलाश में तुम यहां आए हो वो नीचे है। आरव ने पूछा, मेरे पिता ने मेरे बारे में क्या छुपाया था? प्रतिबिंब ने कहा, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं छुपाया, तुम्हारी मां ने छुपाया। आरव के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी मां ने मुझे बचाया था। प्रतिबिंब हंसने लगा। बचाया या छुपाया? आरव कुछ नहीं बोला। तभी आईने के अंदर से एक तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में उसकी मां थी। वह उसी काली हवेली के सामने खड़ी थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। आरव ने तस्वीर को गौर से देखा। बच्चा वहीं था, लेकिन तस्वीर के पीछे तारीख देखकर उसके हाथ कांपने लगे। यह तारीख उसके जन्म की तारीख से 3 महीने पहले की थी। आरव की सांस रुक गई। उसने तस्वीर को दोबारा देखा। अगर यह तस्वीर उसके जन्म से 3 महीने पहले की थी, तो गोद में बच्चा कौन था? तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। आरव पीछे मुड़ा। गलियारे में मीरा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं। आरव उसके पास दौड़ा। तुम कहां चली गई थी? मीरा ने कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आरव ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? मीरा ने अपना हाथ उठाया। उसकी कलाई पर एक काला निशान फैल रहा था। उसने कहा, उसने मुझे छू लिया है। आरव ने पूछा, किसने? मीरा ने जवाब दिया, जिसे तुम अपना दूसरा हिस्सा समझ रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा दूसरा हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारा पहला जन्म है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। मीरा ने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म नहीं दिया था। आरव ने गुस्से में कहा, झूठ। मीरा ने सिर हिलाया। तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाया था, तुम्हें जन्म किसी और ने दिया था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, कौन? मीरा ने हवेली के नीचे की तरफ देखा और कहा, वही औरत जो इस हवेली की मालकिन थी। आरव ने पूछा, कौन सी औरत? मीरा ने कहा, मेरी मां। आरव ने हैरानी से पूछा, सुजाता? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। आरव पीछे हट गया। लेकिन तुम तो कह रही थी कि सुजाता मर चुकी है। मीरा ने कहा, वो मर चुकी थी, लेकिन मरने से पहले उसने एक बच्चा पैदा किया था। आरव ने पूछा, कौन सा बच्चा? मीरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। आईना अपने आप टूट गया और टूटे हुए कांच में आरव ने एक दृश्य देखा। एक औरत दर्द में चिल्ला रही थी। उसके पास एक बच्चा था और कमरे के अंधेरे कोने में आरव का पिता खड़ा था। उसके हाथ में वही चांदी की चेन थी जो आरव को डिब्बी में मिली थी। उसने बच्चे को उठाया और कहा, यह बच्चा हमारा नहीं है, यह उसका है। दृश्य अचानक गायब हो गया। आरव ने मीरा से पूछा, वो बच्चा मैं था? मीरा ने कहा, हां,
लेकिन उसके बाद जो हुआ वही इस पूरी हवेली का सबसे बड़ा रहस्य है। आरव ने पूछा, क्या हुआ था? मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें हवेली से बाहर जरूर निकाला था, लेकिन वो अकेली नहीं गई थी। उसके साथ वो चीज भी गई थी जो आज तक तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। आरव ने डरते हुए पूछा, मेरे अंदर क्या है? मीरा ने जवाब देने से पहले अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखें आरव के पीछे टिक गईं। आरव ने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लाल गेंद थी। चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक और परछाई खड़ी थी, एक औरत की परछाई। और उस परछाई ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा अब घर चलो। आरव की आंखों में डर जम गया, क्योंकि वो आवाज उसकी मां की थी, और इस बार आवाज हवेली के बाहर से नहीं, उसके बिल्कुल पीछे से आई थी। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे उसकी मां खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही साड़ी जिसे आरव ने अपनी यादों में आखिरी बार अस्पताल के बिस्तर पर देखा था। लेकिन इस बार उसकी मां के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर खड़ी थी। आरव के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मां। उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव उसके पास जाने ही वाला था कि मीरा ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। उसके पास मत जाना, आरव ने गुस्से में कहा। यह मेरी मां है। मीरा चिल्लाई, नहीं, यह तुम्हारी मां की आवाज है, तुम्हारी मां नहीं। और तभी उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ गई, बाल हवा में फैल गए, आंखों से काला तरल बहने लगा, और उसका मुंह इतना चौड़ा हो गया कि आरव डर के मारे पीछे हट गया। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हारी मां ने मुझे धोखा दिया था, अब उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई हंसने लगी, मैं वही हूं जिसे तुम्हारी मां ने तुम्हारे अंदर बंद किया था। आरव की आंखें फैल गईं। मीरा ने कहा, आरव अब तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। तभी अचानक हवेली की सारी दीवारें कांपने लगीं। फर्श के नीचे से जोरदार धमाके की आवाज आई, और कमरे के बीचों बीच एक गोल निशान दिखाई देने लगा। निशान के चारों तरफ पुराने शब्द खुदे हुए थे। मीरा ने उन्हें देखते ही कहा, यह वही निशान है। आरव ने पूछा, किस चीज का? मीरा ने कहा, बंधन का। तुम्हारी मां ने इसी निशान के अंदर तुम्हारे शरीर से उस चीज को अलग किया था। आरव ने कहा, लेकिन अगर वो मेरे अंदर नहीं है तो मीरा ने उसकी तरफ देखा, तो फिर तुम्हारे साथ इतने सालों से कौन था? आरव कुछ बोल नहीं पाया। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगीं। एक बच्चा रो रहा था। एक औरत उसे अपनी बाहों में लेकर भाग रही थी। पीछे से कोई आदमी चिल्ला रहा था, उसे वापस करो। बच्चा अचानक हंसने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं, और वह आदमी डरकर पीछे हट गया। फिर एक आवाज आई, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसे वापस हवेली में लाओ। दृश्य बदल गया। आरव ने अपनी मां को देखा। वह रात के अंधेरे में एक नवजात बच्चे को लेकर हवेली से बाहर निकल रही थी। उसके पीछे उसका पिता खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। वह चिल्लाया, अगर तुम इसे लेकर गई तो यह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आरव की मां ने पीछे मुड़कर कहा, यह मेरा बेटा है और मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। फिर उसने अपनी गर्दन से वही चांदी की चेन उतारी और बच्चे के गले में डाल दी। अचानक पूरा दृश्य काले धुएं में बदल गया। आरव ने आंखें खोल दी। वह फर्श पर पड़ा था। मीरा उसके पास बैठी थी। उसने कहा, तुम्हें याद आ गया? आरव ने धीरे से पूछा, मेरी मां मुझे बचाकर ले गई थी। मीरा ने कहा, हां, लेकिन उसने तुम्हें अकेले नहीं बचाया था। आरव ने पूछा, तो फिर उसके साथ क्या हुआ? मीरा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, वो हवेली से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसके बाद हर साल एक रात उसे वही आवाज सुनाई देती थी। आरव ने पूछा, किसकी? मीरा ने कहा, तुम्हारी। आरव के चेहरे पर डर छा गया। मीरा ने कहा, तुम बचपन से रात में सोते हुए किसी अनजान भाषा में बोलते थे। तुम्हारी मां को पता था कि हवेली की वो चीज तुम्हारे साथ बाहर आ चुकी है, इसलिए उसने पूरी जिंदगी तुम्हें सच से दूर रखा। आरव ने पूछा, फिर मेरी मां की मौत? मीरा ने कहा, वो हादसा नहीं था। आरव की सांस रुक गई। मीरा ने आगे कहा,
जिस रात तुम्हारी मां की मौत हुई, उस रात उसने आखिरी बार तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। आरव ने कांपते हुए पूछा। किससे? मीरा ने जवाब दिया। तुमसे। आरव पीछे हट गया। उसने कहा, मैंने अपनी मां को नहीं मारा। मीरा ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी मां की मौत के समय तुम्हारे अंदर वो चीज जाग चुकी थी। आरव ने अपने हाथों को देखा। उसकी हथेली पर अचानक वही काला निशान दिखाई दिया जो कुछ देर पहले मीरा की कलाई पर था। निशान धीरे धीरे फैलने लगा। आरव चीख पड़ा। तभी हवेली के अंदर से घंटी बजने लगी। एक बार फिर, दूसरी बार फिर, तीसरी बार। मीरा का चेहरा डर से बदल गया। उसने कहा, यह अच्छी बात नहीं है। आरव ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने कहा, हवेली ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। आरव ने पूछा, इसका मतलब मीरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। उसी वक्त सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही जंगल था। बारिश रुक चुकी थी। आरव को लगा शायद अब वह भाग सकता है। वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वह फिर उसी गलियारे में आ गया। आरव पीछे मुड़ा। दरवाजा बंद था। मीरा उसके सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। उसने कहा, अगर सच में बाहर जाना है तो पहले तुम्हें तहखाने का आखिरी दरवाजा खोलना होगा। आरव ने पूछा, उसके पीछे क्या है? मीरा ने चाबी उसकी हथेली में रख दी और बोली, तुम्हारा असली जन्म, तुम्हारी मां की आखिरी रात, और वो चीज जिसने तुम्हें बचपन से अपने साथ बांध रखा है, तीनों का सच वहीं मिलेगा। आरव ने चाबी को देखा, फिर तहखाने की सीढ़ियों की तरफ। तभी नीचे से किसी ने धीरे से गाना शुरू किया, वही लोरी जो उसकी मां उसे बचपन में सुनाया करती थी। आरव की आंखों से आंसू निकल आए और सीढ़ियों के अंधेरे से आवाज आई, बेटा, मैं अभी भी यहीं हूं। आरव ने चाबी कसकर पकड़ ली और पहली बार उसने फैसला किया कि अब वह भागेगा नहीं। वह तहखाने में जाएगा और अपनी जिंदगी का आखिरी सच खुद देखेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि तहखाने के आखिरी दरवाजे के पीछे जो उसका इंतजार कर रहा था, वो इंसान नहीं था। आरव ने चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। तहखाने की सीढ़ियां उसके सामने अंधेरे में नीचे उतर रही थीं। हर सीढ़ी के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। मीरा उसके पीछे चल रही थी, लेकिन इस बार उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। आरव ने पलटकर देखा। मीरा वहां थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम जमीन पर क्यों नहीं चल रही हो? मीरा ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं भी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। आरव ने पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि जिस रात मैं मरी थी, उस रात मेरा शरीर यहां रह गया था। आरव की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, तो फिर तुम मेरे साथ कैसे चल रही हो? मीरा ने कहा, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए बची हूं। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते रहे। कुछ देर बाद आरव ने देखा कि दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने हुए थे, कहीं छोटे बच्चों के, कहीं बड़े लोगों के, और कुछ निशान ऐसे थे जैसे किसी ने दीवार पर अपने नाखून घिसकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। आरव ने टॉर्च जलाई। सामने दीवार पर एक तारीख लिखी थी, 13 जुलाई 1999। उसके नीचे लिखा था, पहली रात। आरव ने पूछा, पहली रात किसकी? मीरा ने जवाब दिया, तुम्हारे जन्म की। आरव के कदम रुक गए। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम आरव ने पीछे देखा। सीढ़ियों का रास्ता गायब था। अब उसके पीछे सिर्फ पत्थर की दीवार थी। आरव घबराकर बोला, हम वापस कैसे जाएंगे? मीरा ने कहा, अब वापस जाने का रास्ता नहीं है। आरव ने पूछा, तो फिर मीरा ने सामने इशारा किया। वहां अंधेरे में एक लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजे के बीच में एक ताला लगा था। आरव ने जेब से चाबी निकाली। जैसे ही उसने चाबी ताले में लगाई, अंदर से किसी बच्चे ने कहा, भैया मत खोलना। आरव रुक गया। मीरा ने तुरंत कहा, यह आवाज मत सुनना। आरव ने पूछा, अगर यह बच्चा सच में अंदर है? तो मीरा ने उसकी तरफ देखा। अंदर कोई बच्चा नहीं है। आरव ने चाबी घुमाई। ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुला। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरे के बीच में पत्थर का एक गोल चबूतरा था और उसके चारों तरफ दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थी। हालांकि वहां कोई इंसान नहीं था। आरव ने धीरे से पूछा, यह सब किसने जलाया? मीरा ने जवाब दिया, जिसका इंतजार था। आरव चबूतरे के पास गया। उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर उसकी मां की लिखावट थी, आरव
अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें बचाने में नाकाम रही। आरव की आंखें भर आईं। उसने आगे पढ़ा, तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरे बेटे से कम कभी नहीं थे। जिस औरत ने तुम्हें जन्म दिया उसका नाम सुजाता था। वो इस हवेली की मालकिन थी और वो एक ऐसी शक्ति के संपर्क में आ गई थी जिसे इंसानों को कभी नहीं छूना चाहिए था। तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए उसने उस शक्ति का एक हिस्सा अपने अंदर बंद कर लिया। आरव की उंगलियां कांपने लगी। उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, लेकिन वो हिस्सा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। उसका एक टुकड़ा तुम्हारे अंदर रह गया। आरव ने अपनी हथेली देखी। काला निशान अब और फैल चुका था। डायरी में आगे लिखा था, जब तुम 25 साल के हो जाओगे तब वो टुकड़ा पूरी तरह जाग जाएगा, और अगर उस रात तुम काली हवेली में लौटे तो वो तुम्हारे शरीर को अपना घर बना लेगा। आरव की सांस अटक गई। उसने आखिरी पन्ना पलटा। वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, उसे रोकने के लिए, तुम्हें अपने पिता को मारना होगा। आरव ने डायरी नीचे गिरा दी। उसने मीरा की तरफ देखा। तुम्हें यह पहले से पता था? मीरा ने सिर झुका लिया। आरव ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मीरा ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को मारना ही काफी नहीं है। आरव ने पूछा, तो और क्या करना होगा? मीरा ने कहा, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इंसान रहना चाहते हो या वो बनना चाहते हो जिसके लिए यह हवेली तुम्हें इतने सालों से तैयार कर रही है। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ खाली हवा में गया। मीरा गायब थी। फिर कमरे के दूसरी तरफ से आवाज आई, आरव। आरव ने आवाज पहचानी। यह उसके पिता की आवाज थी। तुम्हें अपनी मां की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अंधेरे में 2 लाल आंखें दिखाई दी। फिर उसके पिता धीरे धीरे सामने आए। उनके चेहरे पर वही डर था जो आरव ने पहली बार देखा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाया नहीं था, उसने तुम्हें मुझसे चुराया था। आरव ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। आरव ने कहा, तो फिर सच बताओ। उसके पिता ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोले, तुम्हें जिस चीज से डरना चाहिए वो मैं नहीं हूं। आरव ने पूछा, तो कौन है? उसके पिता ने धीरे से पीछे देखा और कहा, तुम। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले कमरे के फर्श पर दरार पड़ गई। दरार तेजी से फैलती हुई आरव के पैरों तक पहुंची और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगा। आरव पीछे हट गया। उस परछाई ने अपना चेहरा उठाया और आरव ने पहली बार उसे साफ देखा। वह बिल्कुल उसी जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे याद कर लिया। आरव की सांस रुक गई। परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हारी पहली सांस हूं, तुम्हारा पहला डर हूं, और अब मैं तुम्हारा आखिरी चेहरा बनूंगा। आरव पीछे हटता गया। तभी उसके पिता ने अचानक लोहे की एक छड़ उठाई और उस परछाई पर हमला कर दिया। परछाई पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल उसने उसके पिता को हवा में उठा लिया। आरव चिल्लाया, पिताजी! उस आदमी ने आखिरी बार आरव की तरफ देखा और कहा, भागो बेटा, आज अगर तुमने मुझे बचाने की कोशिश की तो यह हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर चला जाएगा। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके सामने उसका पिता हवा में तड़प रहा था और दूसरी तरफ वही काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी पीछे से मीरा की चीख सुनाई दी, आरव, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अपने पिता को बचाना है तो चांदी की चेन उसके गले में डाल दो। आरव ने अपनी जेब में हाथ डाला। वही चांदी की चेन अभी भी उसके पास थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे निकाला, काली परछाई मुस्कुराई और बोली, अगर तुमने ये चेन मुझे छुआ दी तो तुम्हें अपनी मां का आखिरी सच भी देखना पड़ेगा। आरव ने चेन को कसकर पकड़ लिया और उसी पल कमरे की दीवार पर उसकी मां का चेहरा उभर आया। वह रो रही थी और उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, मत करना। आरव की आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा दीवार पर कांप रहा था। उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, मत करना। आरव ने चांदी की चेन को अपनी मुट्ठी में और कस लिया। सामने उसका पिता हवा में लटका हुआ था
और काली परछाई धीरे धीरे उसके शरीर के चारों तरफ फैल रही थी। आरव ने अपनी मां की तरफ देखते हुए पूछा, मां, मैं क्या नहीं करूं? दीवार पर बनी उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अपने पिता पर भरोसा मत करना। आरव के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने तुरंत अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता अब भी परछाई के कब्जे में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, देखा बेटा, तुम्हारी मां आज भी तुमसे झूठ बोल रही है। आरव पीछे हट गया। उसने पूछा, कौन झूठ बोल रहा है, मेरी मां या तुम? उसके पिता ने कहा, तुम्हारी मां, क्योंकि उसे डर है कि अगर तुम्हें पूरा सच पता चल गया तो तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। आरव ने कहा, तो सच क्या है? उसके पिता ने जवाब दिया, तुम्हारी मां ने मुझे नहीं मारा था, मैंने खुद को उसके हवाले किया था। आरव कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्यों? उसके पिता ने कहा, तुम्हें बचाने के लिए। अचानक काली परछाई ने जोर से चीख मारी। कमरे की सारी दीवारें हिलने लगी और आरव के हाथ की चांदी की चेन गर्म होने लगी, इतनी गर्म कि उसकी हथेली जलने लगी। आरव ने चेन नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां उससे चिपक गईं। तभी मीरा अंधेरे से बाहर आई। उसने आरव से कहा, इसे मत छोड़ना। आरव ने कहा, मेरी मां कह रही है कि इसे मत इस्तेमाल करना। मीरा ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि तुम्हारी मां अब अकेली नहीं है। आरव ने पूछा, क्या मतलब? मीरा ने कहा, जो आवाज तुम सुन रहे हो उसमें तुम्हारी मां की आत्मा का सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी हिस्सा उसी चीज के पास है। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो मेरी मां कहां है? मीरा ने ऊपर की तरफ देखा और कहा, जहां से यह सब शुरू हुआ था। आरव ने पूछा, कहां? मीरा ने जवाब दिया, हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में। आरव ने तुरंत ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पिता ने चिल्लाकर कहा, नहीं, वहां मत जाना। आरव रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पिता के चेहरे पर पहली बार असली डर दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, अगर तुम वहां गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मां ने तुम्हें क्यों छोड़ा। आरव ने कहा, मेरी मां ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसके पिता ने कहा, तो फिर उसने तुम्हें अपनी मौत की रात अकेला क्यों छोड़ दिया? आरव के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। उसे अपनी मां की मौत की रात याद आने लगी। अस्पताल, बारिश, उसकी मां का कांपता हुआ हाथ, और आखिरी बार कहा गया, एक वाक्य बेटा, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। आरव ने आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके सिर के अंदर एक चीख गूंजी, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। लेकिन इस बार वह आवाज उसकी मां की नहीं थी, वह उसी काली परछाई की थी। आरव ने धीरे से पीछे देखा। कमरे के दरवाजे पर एक और आरव खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे फिर पहचान लिया। आरव पीछे हट गया। मीरा ने चिल्लाकर कहा, इसे मत देखो। आरव ने पूछा, यह कौन है? मीरा ने कहा, यह तुम्हारा डर नहीं, यह तुम्हारा पहला रूप है। आरव ने कहा, मेरा पहला रूप? मीरा ने सिर हिलाया। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे शरीर में दो आत्माएं थीं, एक तुम्हारी और दूसरी उसकी। आरव की सांस अटक गई। उसने पूछा, फिर मेरी मां ने क्या किया? मीरा ने कहा, उसने दूसरी आत्मा को तुम्हारे अंदर बंद कर दिया और अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसकी रखवाली के लिए छोड़ दिया। आरव ने अपनी मां के चेहरे की तरफ देखा। दीवार पर बनी उसकी मां की तस्वीर धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने आखिरी बार कहा, बेटा, मुझे माफ करना। फिर दीवार पूरी तरह काली हो गई। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चांदी की चेन को देखा, फिर अपने पिता की तरफ और फिर उस काली परछाई की तरफ। उसने कहा, अगर तुम मेरे अंदर थे तो इतने सालों तक मेरे साथ क्या हुआ? काली परछाई मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हर डर में था। जब तुम बचपन में अंधेरे से डरते थे, मैं वहां था। जब तुम रात में अचानक जाग जाते थे, मैं तुम्हारे कमरे में था। जब तुम्हारी मां रोती थी, मैं उसके पीछे खड़ा होता था। और जिस रात उसकी मौत हुई, मैंने पहली बार तुम्हारे शरीर पर पूरा कब्जा किया था। आरव ने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अस्पताल का दृश्य फिर से आया। उसकी मां बिस्तर पर थी। आरव उसके पास खड़ा था। फिर अचानक उसकी आंखें काली हो गईं। उसने अपनी मां की गर्दन पकड़ ली। आरव चीख पड़ा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। काली परछाई ने कहा, तुमने नहीं किया, मैंने किया। आरव जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस टूटने लगी।
तभी उसके पिता ने कहा, अब समझे बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हें क्यों छोड़ा। वह तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अगली बार जब तुम जागोगे तो तुम उसके लिए खतरा बन जाओगे। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो उसने खुद को मरने क्यों दिया? उसके पिता ने आंखें बंद कर ली और कहा, क्योंकि उसके पास तुम्हें बचाने का सिर्फ एक आखिरी तरीका था। आरव ने पूछा, क्या? उसके पिता ने कहा, अपनी आत्मा को हवेली में बांध देना, ताकि वो चीज तुम्हारे शरीर से बाहर निकलकर कभी पूरी तरह आजाद ना हो सके। आरव ने धीरे से कहा, इसलिए मेरी मां की आत्मा यहां है। उसके पिता ने सिर हिलाया, हां, लेकिन अब उसका बंधन टूट रहा है। काली परछाई अचानक हंसने लगी। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंजने लगी और उसने कहा, क्योंकि आज आरव खुद मुझे आजाद करेगा। आरव ने चौंक कर पूछा, कैसे? परछाई ने उसकी हथेली की तरफ इशारा किया। आरव ने नीचे देखा। उसकी हथेली पर बना काला निशान अब पूरी तरह फैल चुका था और उसके बीच एक आंख बन चुकी थी, वही आंख जो तस्वीरों में उस काली परछाई की थी। मीरा चीख पड़ी, आरव, अब ऊपर जाओ। आरव ने पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि तुम्हारी मां आखिरी बार तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अगर तुमने उसे सूर्योदय से पहले नहीं पाया तो वो हमेशा के लिए उसी चीज का हिस्सा बन जाएगी। आरव ने ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसके पीछे उसके पिता की चीख सुनाई दी, आरव रुक जाओ। आरव ने पलट कर देखा। उसके पिता जमीन पर पड़े थे। उनके सीने पर वही काला निशान था और काली परछाई उनके शरीर में समाने लगी थी। उसके पिता ने आखिरी बार कहा, बेटा, अगर अपनी मां को बचाना है तो मुझे मारना पड़ेगा। आरव के हाथ में अब भी वही चांदी की चेन थी और उसके सामने जिंदगी का सबसे भयानक फैसला खड़ा था, अपने पिता को बचाए या अपनी मां को। आरव अपने पिता के सामने खड़ा था। उसके हाथ में चांदी की चेन थी और सामने उसका पिता जमीन पर तड़प रहा था। काली परछाई धीरे धीरे उनके शरीर में समा रही थी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या मेरी मां बच जाएगी? उसके पिता ने दर्द से आंखें बंद करते हुए कहा, शायद। आरव ने कहा, शायद का मतलब? उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस हवेली में कोई भी सच पूरा नहीं होता बेटा। आरव ने चेन को देखा, फिर अपने पिता की तरफ देखा और आखिरकार उसने चेन उनके गले में डाल दी। जैसे ही चेन उनके गले को छुई, पूरे तहखाने में भयानक चीख गूंज उठी। काली परछाई उनके शरीर से बाहर निकलने लगी। वह धुएं की तरह ऊपर उठी, लेकिन भागने के बजाय सीधे आरव की तरफ आने लगी। मीरा चिल्लाई, आरव पीछे हटो। आरव ने पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। काली परछाई उसके सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा अब बिल्कुल आरव जैसा था। उसने कहा, तुमने आखिर मुझे खुद अपने पास बुला लिया। आरव ने कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। परछाई हंसने लगी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। तभी आरव की हथेली में तेज जलन हुई। उसकी हथेली पर बनी आंख खुल गई और काली परछाई अचानक उसके शरीर के अंदर खींचने लगी। आरव दर्द से चीख पड़ा। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके शरीर को अंदर से फाड़ रहा हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा मेरी तरफ देखो। आरव ने आंखें खोली। उसके सामने उसकी मां खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आरव ने रोते हुए कहा, मां, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी मां ने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम एक सामान्य जिंदगी जियो। आरव ने कहा, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसकी मां की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था बेटा, मैंने तुम्हें आज तक बचाकर रखा था। आरव ने पूछा, अब क्या होगा उसकी? मां ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। आरव ने कहा, कैसा फैसला? उसकी मां ने कहा, या तो तुम उसे अपने अंदर स्वीकार कर लो या फिर हमेशा के लिए खुद को भी उसके साथ खत्म कर दो। आरव ने डरते हुए पूछा, अगर मैंने उसे स्वीकार कर लिया? तो उसकी मां ने कहा, तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो रहेगा वो सिर्फ तुम नहीं होगा। आरव ने पूछा, और अगर मैंने खुद को खत्म कर दिया? उसकी मां ने कहा, तो वो भी खत्म हो जाएगा। आरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी मां ने हल्की सी मुस्कान दी, मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम मरो। तभी पीछे से उसके पिता की आवाज आई, आरव, उसकी तरफ मत देखना।
आरव ने पलटकर देखा। उसके पिता जमीन पर पड़े थे, लेकिन अब उनके शरीर से काली परछाई निकल चुकी थी। उनका चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में राहत थी। उन्होंने कहा, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी मां ने मुझे क्यों माफ कर दिया था। आरव ने पूछा, क्या उसके पिता ने कहा, क्योंकि असली गलती मेरी थी? आरव चुप रहा। उसके पिता ने कहा, मैंने ही पहली बार उस चीज को हवेली में बुलाया था। मैंने सोचा था कि मैं उससे शक्ति हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं समझा कि ऐसी चीजें शक्ति नहीं देती, वो कीमत मांगती हैं। आरव ने पूछा, मेरी कीमत? उसके पिता ने सिर झुका लिया। तुम तभी ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। मीरा ने घबरा कर कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आरव ने पूछा, कितना? मीरा ने कहा, सूरज निकलने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी हैं। अगर सूरज निकल गया और तुम्हारी मां की आत्मा इस हवेली से बाहर नहीं निकली तो वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। आरव ने तुरंत पूछा, उसे बाहर कैसे निकालें? मीरा ने कहा, ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा है, वहीं से सब शुरू हुआ था। आरव ने पूछा, और वहां क्या है? मीरा ने कहा, तुम्हारा जन्म स्थान। आरव ने ऊपर की तरफ देखा। तभी उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात याद रखना, जब तुम उस कमरे में पहुंचो तो अगर तुम्हें अपनी मां दिखाई दे, उसके पास मत जाना। आरव ने पूछा, क्यों? उसके पिता ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारी मां हो सकती है, या फिर वो चीज जो तुम्हें तुम्हारी मां दिखाई देगी। आरव ने चांदी की चेन अपनी गर्दन में डाल ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मीरा उसके पीछे चल रही थी, लेकिन कुछ कदम बाद आरव ने देखा कि मीरा रुक गई है। उसने पूछा, तुम नहीं आओगी? मीरा ने सिर हिलाया। मैं वहां नहीं जा सकती। आरव ने पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि उस कमरे में मेरी मौत हुई थी। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अकेला ऊपर जाने लगा। सीढ़ियां खत्म होते ही उसके सामने एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन आरव उसे देखते ही समझ गया, यही वो कमरा है। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में वही लकड़ी का पालना रखा था जो उसने तहखाने में देखा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और फर्श पर एक गोल निशान बना था। आरव धीरे धीरे उसके बीच में गया। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया और कमरे में उसकी मां की आवाज गूंजी, बेटा, अब पीछे मत देखना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, मैं तुम्हें लेने आया हूं। पीछे से आवाज आई, तो फिर मेरी तरफ मत देखना। आरव ने धीरे से कहा, क्यों? आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आरव के हाथ कांपने लगे। उसे अपने पिता की बात याद आई, अगर तुम्हें अपनी मां दिखाई दे तो उसके पास मत जाना। अचानक कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। आरव ने नीचे देखा। पालने में एक नवजात बच्चा पड़ा था। बच्चा रो रहा था और उसके गले में वही चांदी की चेन थी। आरव धीरे धीरे पालने के पास गया। बच्चे ने रोना बंद किया और अपनी काली आंखें खोलकर सीधे आरव की तरफ देखा। फिर बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, भैया, तुम मुझे फिर छोड़कर चले गए थे। आरव पीछे हट गया क्योंकि वो आवाज उसी की थी, और तभी कमरे के कोने में खड़ी उसकी मां धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल काला था और उसने कहा, अब तुम्हें याद आया कि उस रात तुमने मुझे क्यों मारा था। आरव की चीख निकल गई। कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और बाहर से सूरज की पहली रोशनी अंदर आने लगी। लेकिन उसी रोशनी के साथ कमरे में खड़ा वह नवजात बच्चा अचानक बड़ा होने लगा। कुछ ही सेकंड में वह आरव की उम्र का हो गया और अब उसके सामने आरव का बिल्कुल दूसरा रूप खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हम दोनों में से सिर्फ एक ही इस कमरे से बाहर जाएगा। कमरे में सूरज की पहली रोशनी दाखिल हो चुकी थी, लेकिन आरव के सामने खड़ा उसका दूसरा रूप अब भी अंधेरे में खड़ा था। उसका चेहरा आरव जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब फैसला करो आरव, या तो तुम रहोगे या मैं। आरव पीछे हट गया। उसने अपनी गर्दन में पड़ी चांदी की चेन को कसकर पकड़ लिया। अचानक उसकी मां की आवाज आई, बेटा, मेरी तरफ देखो। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, नहीं, इस बार मैं किसी की आवाज पर भरोसा नहीं करूंगा। दूसरा आरव हंसने लगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे पहचान लोगे? तुम मुझे बचपन से जानते हो। जब तुम अकेले रोते थे, मैं तुम्हारे पास था।
जब तुम्हें डर लगता था मैं तुम्हारे साथ था, और जब तुम्हारी मां मर रही थी मैं तुम्हारे शरीर के अंदर था। आरव ने आंखें खोल दी। उसने पूछा, अगर तू मेरे अंदर था तो फिर तू बाहर कैसे आया? दूसरे आरव ने कहा, क्योंकि आज तुम्हारी उम्र 25 साल हुई है और आज मेरा जन्म पूरा हुआ है। आरव ने कहा, तू मेरा हिस्सा है, तू अलग नहीं हो सकता। दूसरा आरव मुस्कुराया, मैं हिस्सा नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुम्हारी मां ने तुम्हारे अंदर कैद किया था, और अब कैद खत्म हो चुकी है। आरव ने अपनी चेन उठाई। चांदी की चमक से दूसरा आरव पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। आरव ने पूछा, तुझे इस चेन से डर लगता है? दूसरा आरव कुछ नहीं बोला। आरव आगे बढ़ा और चेन उसके चेहरे के पास ले गया। तभी कमरे में उसकी मां की चीख गूंजी, नहीं, इसे मत छूना। आरव रुक गया। दूसरे आरव ने तुरंत कहा, देखा, तुम्हारी मां तुम्हें रोक रही है। आरव ने कहा, क्यों? दूसरे आरव ने जवाब दिया, क्योंकि अगर यह चेन मुझे छू गई तो तुम्हें पूरा सच याद आ जाएगा। आरव ने धीरे से कहा, मुझे सच चाहिए। दूसरा आरव अचानक चीखने लगा। उसका चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी त्वचा पर काली नसें फैल गईं और उसकी आवाज बदलकर कई आवाजों में बदल गई। तुम सच नहीं चाहते, तुम सिर्फ अपनी मां को वापस चाहते हो। आरव ने कहा, हां, मैं अपनी मां को वापस चाहता हूं। तभी उसकी मां उसके सामने दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा आरव उसे बचपन से याद करता था। उसने कहा, बेटा, मेरे पास आओ। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसने पूछा, अगर तुम मेरी मां हो तो मुझे वो बात बताओ जो सिर्फ मेरी मां जानती थी। औरत कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, तुम्हें बचपन में अंधेरे से डर लगता था? आरव ने सिर हिलाया। यह बात तो कोई भी जान सकता है। उसने दूसरा सवाल किया, मुझे सोने से पहले तुम क्या कहा करती थी? औरत मुस्कुराई। सो जाओ बेटा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। यह वही आवाज थी, लेकिन उसे कुछ गलत महसूस हो रहा था। उसने तीसरा सवाल किया, जब मैं 5 साल का था मैंने तुमसे क्या मांगा था? औरत चुप हो गई। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आरव पीछे हट गया। उसने कहा, तुम मेरी मां नहीं हो। उस औरत ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। फिर उसकी गर्दन से हड्डियां टूटने जैसी आवाज आई और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह काला हो गया। उसने कहा, बहुत देर कर दी तुमने। आरव ने चांदी की चेन उसकी तरफ फेंक दी। जैसे ही चेन उस पर पड़ी, पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। काली परछाई जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। आरव को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी अपनी छाती में तेज दर्द हुआ। उसने नीचे देखा। काली नसें उसकी गर्दन से होती हुई उसके चेहरे तक पहुंच रही थीं। दूसरा आरव गायब हो चुका था, लेकिन अब उसकी आवाज आरव के अंदर से आ रही थी। तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला, तुमने मुझे अपने अंदर वापस बुला लिया। आरव घुटनों के बल गिर गया। उसने अपनी मां की आवाज सुनी, बेटा, अब मेरी बात सुनो। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसकी मां ने कहा, तुम्हें उस कमरे से बाहर निकलना होगा, लेकिन अकेले। आरव ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी मां ने कहा, तुम्हें मुझे छोड़ना ही होगा, क्योंकि मैं अब इस हवेली का हिस्सा हूं। आरव रोते हुए बोला, नहीं। उसकी मां ने कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करोगे तो हवेली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। आरव ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? उसकी मां ने कहा, तुम्हें वो काम करना होगा जो मैं 25 साल पहले नहीं कर पाई थी। आरव ने पूछा, क्या? उसकी मां ने कहा, उस दरवाजे को बंद करना। आरव ने कमरे के पीछे देखा। वहां एक छोटा सा दरवाजा खुला था। दरवाजे के अंदर से वही काला धुआं निकल रहा था। उसकी मां ने कहा, उस दरवाजे के पीछे वो जगह है जहां से वो आया था। अगर तुमने उसे बंद कर दिया तो वो तुम्हारे शरीर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। आरव ने पूछा, और अगर मैंने नहीं किया? उसकी मां ने कहा, तो अगली सुबह इस हवेली से सिर्फ एक इंसान बाहर जाएगा और वो तुम नहीं होगे। आरव ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। तभी उसके पीछे उसके पिता की आवाज आई, रुको। आरव ने पलटकर देखा। उसका पिता खून से लथपथ दरवाजे पर खड़ा था। आरव ने पूछा, आप यहां कैसे आए? उसके पिता ने कहा, क्योंकि मैं अभी मरा नहीं हूं। आरव ने कहा, आपने मुझे धोखा दिया। उसके पिता ने कहा, हां, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए। आरव ने पूछा, अब क्या करना है? उसके पिता ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और कहा, यह आखिरी ताला है। आरव ने चाबी ले ली।
उसके पिता ने कहा, जब तुम इसे बंद करोगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। आरव ने पूछा, अगर पीछे देखा तो? उसके पिता ने कहा, तुम्हें वो दिखाई देगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और अगर तुमने उसे पहचान लिया तो वो तुम्हारे साथ बाहर आ जाएगा। आरव ने चाबी ताले में डाल दी। उसने धीरे से चाबी घुमाई। दरवाजा बंद होने लगा। काली परछाई अंदर से चीखने लगी, आरव, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। आरव ने आंखें बंद कर ली। दरवाजा लगभग बंद हो चुका था। तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, बेटा, एक बार मेरी तरफ देख लो। आरव के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पीछे मुड़ने ही वाला था। तभी उसके पिता चीख कर बोले, आरव, मत देखना, वो तुम्हारी मां नहीं है। आरव ने पूरी ताकत से चाबी घुमा दी। दरवाजा बंद हो गया और उसी क्षण पूरी हवेली में ऐसी चीख गूंजी कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। आरव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर उसने धीरे से आंखें खोली। कमरा खाली था। उसकी मां गायब थी। उसका पिता भी गायब था और चांदी की चेन फर्श पर पड़ी थी। आरव ने उसे उठाया। तभी उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आरव, तुमने दरवाजा बंद तो कर दिया, लेकिन एक बात भूल गए। आरव धीरे धीरे पलटा। सामने मीरा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराई और बोली, दरवाजा बंद करने से पहले तुम्हें यह देखना चाहिए था कि अंदर कौन रह गया। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन? मीरा ने नीचे की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारा असली पिता। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी हवेली के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा फर्श हिलने लगा। मीरा ने कहा, आरव, हमारे पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। हवेली को जलाना होगा, लेकिन अगर हवेली जली तो उसके साथ तुम्हारा अतीत भी जल जाएगा और शायद तुम्हारी मां भी। आरव ने हवेली की तरफ देखा, फिर हाथ में पड़ी चांदी की चेन को देखा और समझ गया। अब आखिरी फैसला उसके सामने था। आरव हवेली के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ धुआं फैल चुका था। पुरानी लकड़ियों से आग की आवाज आने लगी थी। मीरा उसके सामने खड़ी थी और उसकी काली आंखें सीधे आरव को देख रही थीं। उसने कहा, अब फैसला तुम्हारा है। अगर हवेली जली तो यहां बंधी सारी आत्माएं आजाद हो जाएंगी, लेकिन जो कुछ भी इस हवेली से जुड़ा है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आरव ने पूछा, मेरी मां भी? मीरा ने धीरे से सिर झुका दिया। हां। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी मां की आवाज याद आई, बेटा, पीछे मत देखना। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, अगर मेरी मां ने मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस हवेली में गुजार दी तो मैं उसे यहां कैद छोड़कर नहीं जा सकता। मीरा ने कहा, तो फिर तुम्हें उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। आरव ने पूछा, क्या? मीरा ने कहा, उसे आजाद करना। आरव ने चांदी की चेन अपने हाथ में ली और हवेली के बीचों बीच बने उसी पुराने निशान के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने चेन जमीन पर रख दी। अचानक जमीन के नीचे से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज पत्थरों के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। आरव पीछे हट गया। फिर जमीन पर दरार पड़ गई। दरार के अंदर से काला धुआं बाहर निकलने लगा और उस धुएं के बीच एक चेहरा दिखाई दिया। आरव का दूसरा रूप, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसने कहा, तुमने मुझे बंद कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे खत्म नहीं किया। आरव ने कहा, आज खत्म कर दूंगा। वह हंसने लगा, तुम मुझे खत्म करोगे अपने हाथों से? आरव ने कहा, नहीं। उसने चांदी की चेन उठाई। मैं उस चीज को खत्म करूंगा जिसे तुमने इतने सालों से अपना घर समझ रखा था। परछाई अचानक आरव की तरफ झपटी। आरव पीछे गिर गया, लेकिन चेन उसके हाथ से नहीं छूटी। परछाई उसके ऊपर झुक गई। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अंदर क्यों आया था? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। परछाई ने कहा, क्योंकि तुम कमजोर थे। तुम्हें बचपन से डर लगता था, अकेलेपन से, अंधेरे से, अपनी मां को खोने से, और मैं उन्हीं डर से पैदा हुआ। आरव ने उसकी तरफ देखा। कहानी खत्म नहीं होती। फिर कहा, नहीं, तू मेरे डर से पैदा नहीं हुआ, तू मेरे डर का इस्तेमाल करके पैदा हुआ। परछाई कुछ पल चुप रही। आरव ने कहा, मेरी मां ने तुझे मेरे अंदर कैद किया था, लेकिन उसने मुझे कभी कमजोर नहीं बनाया। उसने मुझे लड़ना सिखाया था। परछाई चीखने लगी। पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से पुराने चित्र गिरने लगे। छत से धूल और पत्थर नीचे गिरने लगे। तभी ऊपर वाली मंजिल से उसकी मां की आवाज आई, आरव! अब आरव ने चांदी की चेन दोनों हाथों से पकड़ ली
और उसी पुराने गोल निशान के बीच रख दी। अचानक सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। काली परछाई पीछे हटने लगी। उसका चेहरा बिगड़ने लगा। वह चिल्लाई, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। आरव ने कहा, तू मेरा हिस्सा था, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ रहा हूं। जैसे ही आरव ने यह कहा, उसके शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा। आरव दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। काली परछाई उसके शरीर से अलग होकर हवा में उठ गई और उसी क्षण उसके पीछे उसकी मां दिखाई दी। उसकी मां मुस्कुरा रही थी। आरव ने रोते हुए कहा, मां। उसकी मां ने कहा, अब पीछे मत देखना बेटा, बस बाहर चले जाओ। आरव ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी मां ने कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं रहे, तुम मुझे आजाद कर रहे हो। आरव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी मां धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। आरव चिल्लाया, मां। उसकी मां ने आखिरी बार कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और अब हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी, लेकिन इस बार डर बनकर नहीं, तुम्हारी ताकत बनकर। इतना कहकर उसकी मां रोशनी में बदल गई और वह रोशनी आरव के सीने में समा गई। उसी समय हवेली के अंदर आग फैल गई। लकड़ी की छत जलने लगी। दीवारों पर बनी सारी तस्वीरें आग में गिरने लगीं। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। दोनों हवेली से बाहर की तरफ दौड़े। पीछे से आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। आरव ने एक बार पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी मां की आखिरी बात याद आ गई। पीछे मत देखना, उसने अपनी आंखें सामने रखी और दौड़ता रहा। कुछ ही सेकंड बाद हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत का एक हिस्सा जमीन पर गिर गया और उसके साथ वो काली परछाई भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आरव जंगल से बाहर सड़क पर आ गया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। उसने पीछे देखा, जहां काली हवेली हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ धुआं उठ रहा था। मीरा उसके पास खड़ी थी। आरव ने पूछा, अब तुम? मीरा मुस्कुराई। उसने कहा, अब मेरा भी समय आ गया है। आरव ने पूछा, तुम कहां जाओगी? मीरा ने कहा, जहां मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। आरव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मीरा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसने जाते जाते कहा, आरव, एक बात याद रखना, हर डरावनी जगह में भूत नहीं होता। कभी कभी वहां किसी की अधूरी कहानी होती है, और अगर कभी रात के 3:13 पर तुम्हें किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो पीछे मत देखना। आरव ने पूछा, क्यों? मीरा की आवाज दूर होती गई, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा मैं नहीं, वो हो। आरव सड़क पर अकेला खड़ा रह गया। सुबह होने वाली थी। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल में नेटवर्क वापस आ चुका था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की। पहले कुछ घंटे की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन हवेली के अंदर जाने के बाद की सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। सिर्फ एक आखिरी वीडियो बचा था। आरव ने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर काली हवेली दिखाई दे रही थी और कैमरे के सामने आरव खुद खड़ा था। लेकिन यह वीडियो उस वक्त का था जब आरव हवेली से बाहर निकल चुका था। वीडियो में आरव कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना कि मैं हवेली से बाहर आ चुका हूं। लेकिन एक बात अभी तक मैं खुद नहीं समझ पाया। उसने कुछ सेकंड कैमरे की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मैं अकेला बाहर नहीं आया। वीडियो अचानक बंद हो गया। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपनी कार की तरफ देखा। कार की पिछली सीट खाली थी, लेकिन सीट पर पानी की बूंदें पड़ी थीं। वही पानी की बूंदें जो उस रात उस रहस्यमय आदमी के बैठने के बाद पड़ी थीं। आरव धीरे धीरे कार के पास गया। पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सीट पर वही लाल गेंद रखी थी और गेंद पर इस बार मीरा का नाम नहीं लिखा था। उस पर लिखा था आरव। आरव पीछे हट गया। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने डरते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक बच्चे की बहुत धीमी आवाज आई, भैया घर कब आओगे? आरव के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि वह आवाज मीरा की नहीं थी। वह उसी आवाज जैसी थी जो उसने हवेली की दीवार के अंदर पहली बार सुनी थी। आरव ने धीरे से पीछे देखा। सड़क खाली थी, लेकिन उसकी कार की पिछली सीट पर अब कोई बैठा था। अंधेरे में सिर्फ दो काली आंखें दिखाई दे रही थीं, और उन आंखों के नीचे एक मुस्कान थी। आरव समझ चुका था, हवेली जल चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था, उसकी मां आजाद हो चुकी थी। लेकिन शायद वो चीज कभी हवेली में कैद थी ही नहीं। वो सिर्फ आरव के साथ बाहर आने का इंतजार कर रही थी।
और उस रात के बाद आरव की जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही, क्योंकि हर रात ठीक 3:13 पर उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता था और बाहर से एक बच्चे की आवाज आती थी, भैया मुझे अंदर आने दो। और आरव आज भी उस आवाज का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे अपनी मां की आखिरी बात याद है। पीछे मत देखना, क्योंकि कभी कभी कहानी का अंत होने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती।